हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 40 PYQs जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम का नेम है सौरभ मलिक ऑफिशियल, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप लोग को डेली स्पेशल क्लासेस का लिंक मिल जाएंगे, दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो आपको सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और ये बेनिफिट तब मिलेंगे जब भी आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं। कोड यूज करिएगा स्टडी 10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा सभी कैटेगरीज में। एसएससी नॉन टेक्निकल और रेलवे कैटेगरी में दोस्तों टेस्टाथन होने वाला है, इसमें भी आप लोगों को एनरोल करना है। और इसमें एनरोल करने के लिए या तो डायरेक्टली आप लिंक से एनरोल कर सकते हैं या फिर स्कैन करके भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। एसएससी का कॉम्बैट होने वाला है 12 जून को, 50 मिनट में 40 क्वेश्चन करने होंगे, इसमें भी एनरोल कर लीजिएगा। कोर्स सब में स्टडी 10 ही रहेगा भाई। एक्सप्रेस बैच, सिलेक्शन बैच और सफलता बैच ये 8 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, इनमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए और आइकॉनिक दोनों के लिए स्टडी 10 कोड अप्लाई करना है। आइकॉनिक के फीचर है प्रायोरिटी इन सोल्विंग, प्रायोरिटी इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे टेस्ट दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी कैटेगरी में, ये आप देख सकते हैं। लाइव क्लास में आप अपना हाथ रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आफ्टर लाइव क्लास भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है? विच ऑफ द सेट्स ऑफ द आर्टिकल्स डील विद द इमरजेंसी प्रोविजंस? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 352, 356 और 360। ये दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, ये तीनों आर्टिकल। और तीनों आर्टिकल मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी। और जबकि अनुच्छेद 356 दोस्तों राज्य आपातकाल या फिर जिसको हम राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंटल रूल जिसको हम बोलते हैं, तो वो आर्टिकल 356 हमें बताता है। और अनुच्छेद 360 जो कि दोस्तों वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है भाई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगी है? कितने सारे स्टूडेंट को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही ईजी है। और फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगाई गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की मैं बात करूं, अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल का एक हिस्सा है? यानी कि निर्वाचन में तो हिस्सा लेता है लेकिन उसके महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट ड्यू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग फॉर हिज हर इम्पीचमेंट? बताइए दोस्तों। देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, विधानसभा दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है बट इम्पीचमेंट में नहीं। इम्पीचमेंट केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही इम्पीचमेंट का बिल लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, सही है भाई। और प्लीज़ आप लोग ना लाइक कर दिया करें, मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उस घोषणा संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर मंजूरी देनी होगी। अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, ध्यान से सुनिए, तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने दिनों में मंजूरी देनी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट 6 मंथ आंसर लगा रहे होंगे, बट नहीं दोस्तों, नहीं, 6 मंथ नहीं, राइट आंसर इज 1 मंथ। 6 महीने के भीतर भीतर
ये सॉरी 1 महीने के भीतर भीतर जो है अप्रूवल देना होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए। ठीक है, अधिवेशन होने के 1 महीने के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। यह संसद द्वारा अनुमोदित की तारीख 6 महीने के लिए लागू की जाती है, यानी कि 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ, तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ मंत्रिमंडल में संघ केवल कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे, यानी कि द कैबिनेट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संविधान के दोस्तों 44वें संशोधन ने यह स्थापित किया कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के मंत्रिमंडल से युक्त को लिखित रूप से सूचित किया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो देखिए अभी तक नेशनल इमरजेंसी दोस्तों कितनी बार लगाई गई है? 3 बार। मैंने बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक नहीं लगाई गई है, बट प्रेसिडेंटल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई है दोस्तों। 3 इसका राइट आंसर होगा। कब कब? 1962, 1971 और 1975। देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों 1962 में, जब चीनी आक्रमण के समय इसे पहली बार घोषित किया गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ युद्ध के मद्देनजर दोस्तों, जो कि 1971 में हुई थी। 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी दोस्तों 1975 में, तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। संसद के सदस्य सदन में संवेग को व्यक्त करते हैं। आंसर बताइए। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हाउस इन, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा। देखिए संसद के सदस्य सदन में अपने आप को इंग्लिश में, हिंदी में या फिर जो भी मदर टंग है मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाय। आंसर बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लगा रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे स्पीकर भी, बट राइट आंसर इज राज्यपाल यानी कि गवर्नर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आता है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के कारण भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ इमरजेंसी बी डिक्लेयर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 352, जो कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, आर्टिकल 352 में। ठीक है, तो देखिए या तो बाहरी आक्रमण या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 1975 में दोस्तों इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के लिए घोषित किया गया था ये। ठीक है ना, चले क्वेश्चन आता है, भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है? इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर या फिर इम्पोज्ड ओनली वंस, एक बार लगाया गया है। वैसे तो देखिए नेशनल इमरजेंसी 1962 में, 71 में, 75 में लगाई गई है, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक ऐसा आपातकाल जो है, जो कि 1975 में लगाया गया था, वह केवल एक बार लगाई गई है।
ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। 1962 और 71 में जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, जबकि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है ना। और वित्तीय आपातकाल अभी तक लगाया नहीं गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को किस अवधि के नीचे दर्शाया गया है? विच पीरियड बिलो डिपिकेट्स इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो देखिए, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान दोस्तों जो इमरजेंसी लगी थी वो कितने समय के लिए लगी थी? तो ये 1975 में लगी थी, आप सभी जानते हैं। 20 जून 1975 में सबसे 25 जून 1975 में और से लेके 21 मार्च 1977 तक लगी थी। और इसके ये एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति होते थे। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि के आंतरिक गड़बड़ी के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो ये तो बड़ा ही इजी हो गया क्योंकि अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था। आर्टिकल 352 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सेवा कर रहे थे? तो ये भी यार अभी मैंने बताया है, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रबंधन है कि भारत है। आपको बताना है प्रिम्बल के अकॉर्डिंग भारत क्या है। ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा, जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस स्टैंड्स सस्पेंडेड। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स दोस्तों इमरजेंसी के दौरान भी एक्टिव रहते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी बता दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में आगे मैं इस पे एक क्वेश्चन है और उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को यानी कि निलंबित किया जा सकता है, बट 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है? बता दूं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है के सिवाय? तो देखिए, पर्सनल लिबर्टी जो है ये आपका निलंबित नहीं होता है। और आर्टिकल 20 और 21 ये बताता है दोस्तों, मतलब 20 और 21 में दोस्तों हमारे पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20-21 के तहत अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो कि अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं को और क्रमश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, बाकी सारे निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपातकाल के किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा कोज बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है, इजी है, बाकी इसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 19 के
तहत अधिकार सव्य निलंबित हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून को जारी किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत होंगे। ठीक है, यानी कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 20-21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रीच नहीं बोलेंगे, मतलब हटा दिए जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो उस समय में अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच भी होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है, बताइए। तो यहाँ पे ADM जबलपुर आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये आपका सही काउंट किया गया है। इसके अगर मैं बात करूं, इंद्रसानी बनाम भारत संघ का मामला भारत के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। विशाखा मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए जी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य आपातकाल के लिए प्रदान करता है और एक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब, बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द प्रेसिडेंशियल रूल इज इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट इन इंडिया व्हेन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, जहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है इन तीनों में से, बताइए जल्दी से। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो देखिए, एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सभी गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। ये लाइन एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप लोग, और ये PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल याद हो जाएगा, चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, किस आर्टिकल में किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, वह क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आर्टिकल 66 इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन आर्टिकल इन 66, यानी कि आर्टिकल 66 में ये मेंशन है। अच्छा, आर्टिकल 58 और 84 में बता चुका हूँ। 157 क्या बताता है? तो आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। एक दो बार रीड करना और दोबारा से वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें याद मिलेंगी। क्वेश्चन आता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर? तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इजी है। आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। देखिए, प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो आपका लोकसभा का स्पीकर नियुक्त होने से पहले जो टाइम होता है, यानी कि जो टेम्परेरी स्पीकर नियुक्त किया जाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और दोस्तों, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है।
कौन करता है नियुक्त? प्रेसिडेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन? तो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है दोस्तों? अरे वाह, बिल्कुल सही, आर्टिकल 42, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे 40 और 41 क्या बता रहे हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 40 बता रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, यह आर्टिकल 40 में आता है। 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंसी इन सर्टेन केसेस, काम करने का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए, यह आर्टिकल 41 बताता है। और ये आपका 42 है गाइज, ये 41 नहीं है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि काम की न्याय संघ और मानव वोचित दशाओं का मातृत्व लाभ उपलब्ध कराना, यह आर्टिकल 42 बताता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 9 में नहीं है? तो देखिए आर्टिकल 19 विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 19? तो राइट टू स्लीप, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी कोई भी इसमें नहीं होता है दोस्तों आर्टिकल 19 में। ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है? ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। विच ऑफ दीज प्रोविजंस इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द राइट आंसर? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं और इंडियंस के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कितनी होगी भाई, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 35 ईयर्स। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, मैं पूरा हाईलाइट करके क्वेश्चन को पूछता हूं, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट आंसर गलत कर देते हैं। देखिए मैंने राज्यसभा पूछा, कुछ ने लोकसभा के हिसाब से आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान से अपना देखते हुए करिए। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? तो देखिए यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कौन कौन से मैटर आते हैं? स्टेट लिस्ट में राज्य से संबंधित, यूनियन लिस्ट में सेंटर से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यानी कि स्टेट और राज्यों से संबंधित मामले आते हैं। अब यहाँ पे इन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी यूनियन लिस्ट से संबंधित है? तो देखिए प्राइस कंट्रोल ये नहीं है, कारखाना फैक्ट्रीज यानी कि ये नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बचा कौन सा? जनगणना यानी कि सेंसस। तो जो सेंसस होता है, जनगणना होती है दोस्तों, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल 332 यानी कि आर्टिकल 332 से संबंधित हो गया दोस्तों। बाकी 330, 331, 332, 333 मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये आर्टिकल 330 बता देता है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक है, आर्टिकल 332 बताता है, जैसे कि मैं भी बता चुका हूँ, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षण में होगी, ये आर्टिकल 332 बताता है। 333 बताता है राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये आपका 333 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था। पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची से संबंधित है? पीएमसी बैंक का मतलब है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। थोड़ा सा बता देता हूँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसने 1983 में परिचालन शुरू किया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1983 से है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है, तो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। आर्टिकल 360 दोस्तों प्रोविजन एज टू बी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये सभी सही है भाई। ठीक है, आर्टिकल डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस, यहां पे ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र नाथ टैगोर। और क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आईसीएस में शामिल होने वाला पहला भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं थे। कौन थे दोस्तों? श्री रविंद्रनाथ सॉरी श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट? तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर इनके बारे में बात करूं तो नीलम संजीव रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले भी बताना है आप लोगों को कौन थे और द्वितीय भी बताना है। तो भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति दोस्तों अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे दोस्तों KR नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले मलयाली व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई। क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू, तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ दोस्तों। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह, देखिए ज्ञानी जेल सिंह के समय में क्या क्या हुआ, एक बार ध्यान से नोट करिएगा। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, ये सभी दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के समय में हुई है। क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? Who will accept the resignation of President of India? तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं आप लोगों को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस स्थिति से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करता है। ठीक है, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है ना। और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि वीवी गिरी जो है दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, है ना, तो याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वोम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यार, प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।